हाँ जी। तो आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2 पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। फर्स्ट, साइको एनालिटिकल एंड साइको सोशल पर्सपेक्टिव्स डेवलपमेंटल टास्क थ्योरी। देखो, इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे इस यूनिट में, यहाँ इसके हम ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। देखो, बहुत देर आर अ नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव्स और थ्योरेटिकल पोजीशन रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। आप देखोगे कि यहाँ ना ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ही थ्योरीज हैं, सबके अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव है, आपको बहुत ज़्यादा थ्योरीज मिलेंगी। ठीक है। और वे एटलीस्ट देखो, मैं आप ये नहीं कह सकते हो कि हाँ पूरा का पूरा ह्यूमन ह्यूमन जो डेवलपमेंट है वो आपका थ्योरीज पर डिपेंड है। नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट में आप पूरा आपका थ्योरीज पर डिपेंड नहीं है कि हाँ भाई आपका रिसर्च हुआ, रिसर्च होने के बाद आपकी थ्योरी सेटअप हुई, उसके बाद आपके ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ। नहीं, उसका ये ऐसा ह्यूमन डेवलपमेंट खाली थ्योरीज पर डिपेंड नहीं होता है, ये आपके कुछ फिलोसफिकल आपके मॉडल्स पर भी बेस्ड होता है। फिलोसफिकल जो मॉडल्स होते हैं वो क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट में दो फिलोसफिकल मॉडल सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। नंबर 1 ऑर्गेनिसिज्म एंड नंबर 2 मैकेनिज्म। ठीक है। ऑर्गेनिसिज्म में क्या होता है कि आपका जो भी ये है, क्या बोलते हैं इसको हम, ऑर्गेनिसिज्म में आपका क्वालिटेटिव फीचर होता है। अब क्वालिटेटिव फीचर क्या होता है डेवलपमेंट का, कि मान लो कि आपका आप मैंने कल आपको बताया था कि मैं हूँ, ठीक है, और मुझे कुछ मान लो कि कुछ बीमारी हो गई है या फिर कुछ मेरे ऑर्गन्स में कुछ दिक्कत है। ठीक है। अब मेरे ऑर्गन्स में दिक्कत है, क्या आप एक बात मुझे बताइए, मेरा डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो सकता है? बताओ। नो मैम। वाई? नो आइडिया, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो, ऑर्गेनिसिज्म में क्या है कि भाई मैं बीमार हूँ, ठीक है, और मैं अच्छे तरीके से, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। अब मेरी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो मुझे बताओ, मेरे डेवलपमेंट में बैरियर्स तो फेस करूंगी ना मैं। ठीक है। यस अब मैम। मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरी बहुत अच्छी हेल्थ है, टचवुड, ठीक है, मैं अच्छे तरीके से पढ़ रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं पी रही हूँ, तो मेरा डेवलपमेंट भी आपका, मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ करूँगी। तो ये होता है आपका ऑर्गेनिसिज्म। अब दूसरा क्या होता है? मैकेनिज्म। तो देखो, ये चीजें भी तो आपके डेवलपमेंट पर फोकस करती है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट पर। अब कोई बंदा शुरू से क्रिपल है, बर्थ से, तो वो अच्छे तरीके से लाइफ को अपनी एग्जिस्ट कर सकता है, अपनी लाइफ में एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं ना। अब कोई बच्चा हेल्दी है, उसके जितने भी डेवलपमेंट के ऑल एस्पेक्ट है उसमें वो फुलफिल है, ठीक है, तो वो अपनी एक हेल्दी लाइफ को एक्सपेक्ट कर सकता है कि हाँ मैं अपनी लाइफ को जी सकता हूँ। ये भी तो ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट है ना, आपकी ये हेल्थ भी। अब दूसरा आपका होता है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या होता है, इसमें आपके क्वांटिटेटिव चेंज आते हैं, ठीक है, और ये इम्फेसाइज करते हैं जो आपके आउटसाइड के फैक्टर होते हैं। ऑर्गेनिसिज्म में तो आपके इनर वर्ल्ड था, यानी आपकी हेल्थ थी, आपके ऑर्गन्स थे, ठीक है, आपकी हेरिडिटी थी, आपके जीन्स थे, ठीक है। बट आपका मैकेनिज्म में क्या होता है, मैकेनिज्म में आपकी जो आउटसाइड वर्ल्ड होता है, जो आपकी इन्वायरमेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, इन्वायरमेंट अच्छा है, आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिला, आपके अच्छे पेरेंट्स हैं, आपके अच्छे पीयर्स हैं, आपके अच्छी स्कूलिंग है, आपके अच्छे टीचर्स हैं, तो सिंपल सी बात है, आपका डेवलपमेंट अच्छा होगा। ठीक है। आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, आपके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, आपकी स्कूलिंग अच्छे से हुई है, आपकी टीचर्स अच्छे नहीं थे, आपके जो कलीग्स थे वो अच्छे नहीं थे, तो आपके जो फ्रेंड सर्कल था वो इतना अच्छा नहीं था, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये भी आपके डेवलपमेंट पर अफेक्ट आपका डालेगी। तो ऑर्गेनिसिज्म और मैकेनिज्म ये दो फिलोसफिकल मॉडल्स हैं जो आपके डेवलपमेंट को काफ़ी इफेक्ट करती है। ठीक है। और हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई ये खाली डेवलपमेंट थ्योरीज पर ही आपकी पूरी ह्यूमन डेवलपमेंट बेस्ड है, कि हाँ भाई साइकोलॉजिस्ट आए,
इन्होंने थ्योरीज डेवलप की। हाँ, इस एज में आपका ये डेवलपमेंट होता है, इस एज में आपका ये चेंजेस आते हैं, इस एज में आपके ये चेंजेस आते हैं। ऐसा नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट आपका थ्योरीज पर बेस्ड नहीं होता है खाली, ये आपका फिलोसफिकल मॉडल्स पर भी बेस होता है। और मैंने आपको आई टोल्ड यू टू फिलोसफिकल मॉडल्स, ऑर्गेनिज्म एंड मैकेनिज्म। समझ आया ये? किसी को डाउट? आगे बढ़ो। यस मैम। ओके। यस मैम। तो इसमें क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट मानते हैं ये कॉन्टेक्सचुअल मानते हैं, मैंने फिर आपको बताया। और कॉन्टेक्सचुअल में आपके क्या क्या आती है, आपके जो मैंने पिछले यूनिट में भी आपको बताया था कि कॉन्टेक्सचुअल में आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपका स्कूल, आपका टीचर, आपका कल्चर, आपका रिलीजन, आपका इंस्टीट्यूशन, जितने भी आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे आपके कॉन्टेक्सचुअल में आ जाते हैं। यहाँ तक का अब तो साइकोलॉजिस्ट ये भी बोलते हैं कि आपके कॉन्टेक्सचुअल में आपका जो फोन है, जो क्योंकि आज के जो मॉडर्न इरा है इसमें हमारे फोन एक बेसिक नीड है, ठीक है, बहुत बेसिक नीड है। तो इसमें जो आपका ये भी एक कॉन्टेक्सचुअल की फॉर्म में माना जाता है कि इसमें आपका क्या कंटेंट है, ठीक है। आप यूट्यूब का आपका क्या कंटेंट है, आपका इंस्टा का जो भी सोशल मीडिया है, आप उनसे क्या कंटेंट कंज्यूम करते हैं, ये भी आपका माना जाता है। कॉन्टेक्सचुअल में ही आपकी काउंट होता है आपका सोशल मीडिया भी। देखो इसका भी अफेक्ट बहुत ज़्यादा आपका डेवलपमेंट पर पड़ता है। ओके, तो ये मतलब इन्हीं जो है इसमें मेन कॉन्टेक्सचुअल ये फोकस डेवलपमेंट इस पर ही करते हैं। आपका कल्चर, आपका इन्वायरमेंट, आपका मतलब जो साइकोलॉजिस्ट है सबसे ज़्यादा फोकस आपका हेरिडिटी से ज़्यादा फोकस आपका इन्वायरमेंट पर करते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो आपका इन्वायरमेंट आप अच्छा दोगे तो उसका डेवलपमेंट आपका बढ़ सकता है, बच्चे की जो ग्रोथ है लाइफ में ज़्यादा हो सकती है। आगे बढ़ाओ। अब उसके बाद हमारा आता है पर्सपेक्टिव्स ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। एक केस है, एक केस स्टडी मैं आपको बताऊंगी। एक मीरा नाम की 18 साल की लड़की है, ठीक है। वो आपकी इसको ये क्लियर नहीं शो हो रहा, आप इसको प्लीज थोड़ा जूम करोगे देवी सर? ओके, चलो मैं समझ गई क्या कहना चाहते हैं। केस स्टडी मैंने पहले भी पढ़ रखी है। तो मीरा 18 साल की लड़की जो दिल्ली में रहती है अभी करंटली, तो उसकी जो वो इतना भी जूम नहीं, मुझे बीच का दिखाई दे रहा, साइड का नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाली केस स्टडी है। ओके, मीरा an 18-year-old currently living in Delhi shifted to the metropolitan। देखो एक मीरा नाम की लड़की है, 18 साल की स्टूडेंट है। वो मतलब अच्छी एकेडमिक्स में अच्छी है और अच्छी स्टूडियस लड़की है। तो वो सहारनपुर एक साधारण से गांव में रहती है। वो सहारनपुर से वो दिल्ली में शिफ्ट होना चाहते हैं और शिफ्ट हो चुकी है वो। तो उसमें उन इस केस स्टडी में उन्होंने क्या बोला, वो बहुत पैट्रियार्कल सोसाइटी की थी कि जहाँ लड़कियों को बस 12th क्लास तक पढ़ाया जाता है, उसके बाद उनकी शादी की जाती है, उनको बाहर नहीं भेजा जाता है, लड़की की एजुकेशन की वैल्यू का कोई भी महत्व नहीं होता है। वो थोड़ी इस सोसाइटी से बिलोंग करती थी। बट वो लड़की है, वो लड़की बहुत ज़्यादा स्टूडियस इंटेलेक्चुअल जो फैकल्टी है वो बहुत उसकी अच्छी थी। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि मुझे दिल्ली की जो डीयू है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मुझे इकोनॉमिक्स की डिग्री चाहिए।
तो इकोनॉमिक्स की डिग्री लेने के लिए वो आपकी वहाँ मतलब अपने पेरेंट्स से उन्होंने बात की कि देखो मुझे डीयू में पढ़ने जाना है और मुझे इकोनॉमिक्स की डिग्री चाहिए। तो उसके पेरेंट्स से उन्होंने वो मतलब एग्री किया, ठीक है। और तो वहाँ वो गई, उसने देखा कि वो अच्छी थी पढ़ाई में, तो उसके जो सेकंड ईयर था उसमें इकोनॉमिक्स के जो भी उन्होंने सब्जेक्ट किया हो गया, तो उसमें सेकंड ईयर में जो उसकी ग्रेड्स थी वो आपकी डिग्रेड होने लगी, ठीक है, कि हाँ भाई अच्छी उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी। अब उसकी जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो अब हम क्या करें, उसने ड्रॉप किया, ठीक है। तो उसके बाद हमारे क्या हो गया, तो अब इसमें आपने क्या देखा, अब देखो उसके, अब हमें क्या पता उसके साथ क्या हुआ होगा। अच्छा भला वो स्टूडियस लड़की थी, अब वो एकदम एक ऐसा उसका फेज आया, नेगेटिव फेज उसके उसकी लाइफ में आया कि वो सेकंड ईयर में उसके जो मार्क्स थे वो डिग्रेड होने लगे। अब जो मार्क्स डिग्रेड होने लगे तो अब डेवलपमेंट, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, मैंने पहले भी बताया था, साइकोलॉजिस्ट, अब इस केस स्टडी से आप क्या देखोगे कि देखो ह्यूमन जो डेवलपमेंट है वो आपका ट्रांसवर्सल ऑफ वेव्स की तरह होता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। ये स्टूडियस थी, ये अच्छी थी। अब जो ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट है, जो ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है, वो क्या देखेंगे कि इस लड़की की लाइफ में कुछ ना कुछ तो देखो फेस आए होंगे, ठीक है। चाहे वो फैमिली प्रेशर हो कि मेरे कम मार्क्स है, या फिर और कुछ उनकी रिलेशनशिप इशू हो, या फैमिली इशू हो, बहुत कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो ऐसे क्या है, देखो जब भी हम नीचे आते हैं तो कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में क्रिएट होता है, ठीक है। और कुछ ना कुछ हमारे उसमें इश्यू होता है कि हाँ भाई आप क्यों नीचे इतना मतलब आ रहे हो, डिग्रेड क्यों। तो यही ह्यूमन डेवलपमेंट का, यही डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि उनके रीजंस को ढूंढना, ठीक है, कि हाँ भाई ये जो इंसान नीचे गया है, इसका जो डेवलपमेंट डिग्रेड हुआ है, इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। तो इसमें इस केस स्टडी से यही आपका पर्सपेक्टिव मतलब इससे निकलता है, और यही ये बताना चाहता है कि आप क्या, जो भी आपकी ये बिहेवियर को प्रेडिक्ट करता है कि हाँ भाई इसने क्या, इसकी लाइफ में क्या सिचुएशंस होंगी, मीरा की लाइफ में, फिर ये क्या मतलब गलत है या सही है, ये मतलब उसका पूरा का पूरा जो डिटेल होती है, या पूरी की पूरी जो आपकी उसकी केस स्टडी है, उसका डेवलपमेंट के बारे में वो बताएगा, ठीक है। डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट का भी काम यही होता है। आपको समझ आया ये? हेलो। यस मैम। ओके, अब बात करते हैं हम साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव एंड फ्लूइड लेगेंसी। देखो जो सिगमंड फ्रॉइड है वो बहुत ही, सिगमंड फ्राइड इसको बोलते हैं बेसिकली हिंदी में, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपकी थ्योरी है, इसको पढ़ना। जो सिगमंड फ्राइड है उसका जन्म 6 मई 1856, 23 सितंबर 1939 में इनकी डेथ हुई थी, और उनका जो बर्थ था वो 6 मई 1856 में हुआ था। ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने साइको एनालिसिस, मतलब इनका फादर बोला जाता है, साइकेट्री फील्ड में इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत ही ज़्यादा। अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। इन्होंने ना प्रपोज किया था कि साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, कि हमारे पूरे के पूरे जो डेवलपमेंट होता है, हमारा जो पूरा का पूरा लाइफ स्पेन होता है, उसमें साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इसके बारे में इन्होंने बताया था। ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है ये, ठीक है। इसने ना एक ही चीज पर फोकस किया, और वो फोकस क्या किया था, अनकॉन्शियस माइंड, बस। इसकी पूरी थ्योरी ही आपकी अनकॉन्शियस माइंड के नोशन पर आपकी
राउंड है, ठीक है, सेंटर्ड है। मतलब इसने बीच में जो उनका जो सेंटर्ड पॉइंट था, जो उनका कार्डिनल जो पॉइंट था, वो यही था कि अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड के नोशंस के ही चारों ओर इनकी थ्योरी थे, ठीक है। तो वे क्या बोलते हैं कि एवरी बिहेवियर, डिजायर, थॉट इज मोटिवेटेड बाय द अनकॉन्शियस माइंड। कि कोई भी आपका बिहेवियर हुआ, कोई भी आपका बिहेवियर हुआ, या कोई भी आपके डिजायर हुई, कोई भी आपका विचार हुआ, कोई भी आपका एटीट्यूड हुआ, किसी भी टाइप का, वो किससे मोटिवेटेड होता है? वो आपका अनकॉन्शियस माइंड से मोटिवेटेड होता है। लाइक मैं एक ड्रेस चाहती हूँ, ठीक है, तो मेरे अनकॉन्शियस माइंड में क्या होगा कि यार मैं इस ड्रेस में कैसी लगूंगी, ठीक है, मुझे ये ड्रेस अच्छी लगती है। तो ये क्या है, मतलब मैंने वो ड्रेस के बारे में, मैंने वो जो चूज की है ना, उसके पीछे भी मेरे अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ डिजायर हो, जो मैंने वो ड्रेस चूज की है। तो यही सिगमंड फ्रॉइड बोलते हैं कि सारा का सारा बिहेवियर, आपका एवरी बिहेवियर, डिजायर, थॉट इज मोटिवेटेड बाय द अनकॉन्शियस माइंड। ओके। और देखो, हर ह्यूमन के पास, इंसान के पास बेसिक बायोलॉजिकल अर्जेस होती हैं, ठीक है, और सबको वो चाहिए ही चाहिए होती है। इफ उनको वो नहीं मिलती है तो उनकी उनकी लाइफ में होते हैं कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, ठीक है। और वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज करने के लिए फिर उनको अपने ईगो को सेटिस्फाई करना पड़ता है, और ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उनको डिफेंस मैकेनिज्म की हेल्प लेनी पड़ती है। अब मैं डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में मैं आपको आगे बढ़ाऊंगी कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है। तो इन्होंने सबसे पहले 3 चीजें बताई जो सिगमंड फ्रॉइड था। नंबर 1 इद, नंबर 2 ईगो, एंड नंबर 3 सुपर ईगो। इद, देखो, हर एक इंडिविजुअल के जो पास होते हैं ना, एक फिक्स्ड अमाउंट में एक साइकिक एनर्जी होती है, ठीक है। जो उनकी जो ये एनर्जी होती है, वो उनकी जो पर्सनैलिटी, एक मिनट मैं इसको नोट कर लेती हूँ। देखो, हर एक इंसान के पास एक साइकिक एनर्जी होती है, ठीक है। अब वो जो साइकिक एनर्जी है, वो आपके पास भी है, वो मेरे पास भी। सॉरी, नेटवर्क इश्यू था। तो जो वो साइकिक एनर्जी होती है, वो सबके पास होती है, वो एक बेसिक नीड होती है, ठीक है। और ये जो साइकिक एनर्जी फिक्स्ड अमाउंट में होती है, ये हमारी, इफ आपकी जो साइकिक एनर्जी है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगी। इफ आपके पास साइकिक एनर्जी है, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपकी ऑब्स्टेकल की फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो आपको अपनी जो अर्जेस होती हैं, आपको जो अपनी इम्पल्सेस होती हैं, उसको सेटिस्फाई आप कर लेते हो तो ठीक है, आपका मतलब आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है। इफ आप उसको सेटिस्फाई नहीं करते हो, तो आपकी जो अर्ज होती है, जो आपकी इम्पल्सिस होती है, वो आप पर हावी हो जाती है, और वो जब आप पर हावी होती है तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इम्पीडेड होते हो, ठीक है, वो आपकी बाधा डालते ही डालते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अब अर्जिस, देखो सिंपल सी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ हमारे जो है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी उसके बारे में, पहले आप ये अर्जिस वो टाइप की होती है, ठीक है। किसी चीज को हमारे इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो सिगमंड फ्रॉइड ने फोकस किया, वो सेक्सुअल ही अर्जिस पर बहुत ज्यादा फोकस किया, ठीक है। अब सेक्सुअल अर्जिस की वजह से आप देख लो कि कितने रेप केस आ रहे हैं, कि हाँ 2-2, 3-3 जो साल की बच्चियां हैं, वो भी सेफ नहीं है हमारे इंडिया में। इंडिया में क्या, फिर वो कहीं भी नहीं है। वो किसकी वजह से है? वो एक सेक्सुअल अर्जिस की वजह से है, क्योंकि अर्जिस, इम्पल्सिस हर एक इंसान के अंदर होती है। इफ वो उसको सेटिस्फाई करता है, वो हमें नहीं पता वो किस तरीके से सेटिस्फाई होती है, उनकी सबका अपना अलग अलग वे होता है। कोई उस एनर्जी को अपनी
प्रोडक्टिव वे में चैनलाइज करता है, या फिर और कुछ, सबका अपना अलग अलग वे होता है उसको ट्रांसफ़र करने का। इफ़ कोई अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, ठीक है। और वो कॉन्फ्लिक्ट्स जब अराइज होते हैं फिर आपको पता है क्या होता है। आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन मैम? देवीसा, निरंजना, और भी कोई ऐड हो तो बता देना। समझ आ रहा है? एम मैम ऑडिबल? थोड़ा ये एक वापस थोड़ा रिपीट कीजिए। कौन सा मैम? यही लास्ट वाला आपने जो बताया ना वो। सिगमंड फ्रॉइड वाला। यस। ओके 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 ओके। देखो, जो सिगमंड फ्रायड है उसने सबसे ज़्यादा फोकस ना आपके अनकॉन्शियस माइंड पर किया है, ठीक है। अनकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा होते क्या है, अनकॉन देखो, कॉन्शियस में तो आप बिल्कुल सचेत होते हो, लाइक अब हम हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे बिल्कुल कॉन्शियस रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा कि हाँ मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे हर एक शब्दों का अपना चयन बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में क्या होते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में हमारी जो डिजायर्स होती हैं, अब वो गंदी से गंदी डिजायर्स भी हो सकती है जिसको हम किसी के सामने पेश नहीं कर सकते, अच्छे से अच्छे डिजायर्स भी हो सकती हैं। वो सारी डिजायर्स, वो सारी अर्ज, वो सारी इम्पल्सेस हमारी एम्बेडेड होती है अनकॉन्शियस माइंड में, ठीक है। अब वो जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें जब वो एम्बेडेड होती है तो सिगमंड फ्रायड क्या बोलते हैं, इफ आपकी अर्जेस, आपके इम्पल्सेस, वो आप अपनी सेटिस्फाई कर दो, तो आपको अपनी लाइफ में आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप कर रहे हो। इफ आप अपनी अर्जेस को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो तो आपकी पर्सनालिटी में इम्पेडेड, यानी आपकी ऑब्स्टेकल आप फेस करोगे। ये आपका सिगमंड फ्रायड ने बोला था। आई मैम समझ? हेलो हेलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। अब उसके बाद हमारा आता है ईद। ईद में क्या होता है, देखो ईद को हम बोलते हैं, इस ईद में ना हमारी ऑल द हिडन डिजायर्स, ड्रीम्स, अर्जेस आई ड्रीम बाय इट, ड्राइवन बाय ईद। ईद में क्या होता है, इसमें ना बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना, अब देखो मुझे नहीं पता आपकी सबकी उसमें क्या, मतलब अनकॉन्शियस माइंड में क्या चला हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता। आपको मेरे अनकॉन्शियस माइंड का नहीं पता कि मेरे माइंड में क्या चला हुआ है, कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो वो जितनी भी डिजायर्स होती हैं वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड में वो हिडन होती है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा ना ईद रा होती है, ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी प्रेजेंट सिंस बर्थ। और ये क्वेश्चन भी आता है कि जो ईद है वो कब से डेवलप होती है। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना, क्वेश्चन पुटअप नेट में भी ये क्वेश्चन आता है कि ईद कब से, बच्चे लिख देते हैं कि ईद यार आता होगा 6 या 7 साल की एज में। नहीं, ईद आपका बर्थ से ही आपका डेवलप होता है, आपका प्रेजेंट होता है आपकी पर्सनालिटी में, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। ये ईद में क्या होता है, इतना डिपेंड होता है, ये प्लेजर प्रिंसिपल पर डिपेंड होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, इसको बिल्कुल इंस्टेंट ही ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है, इसको आपकी कॉन्सिक्वेंसेस से कोई भी मतलब नहीं होता है, चाहे आपको उसमें भला हो, चाहे आपको उसमें नुकसान हो, चाहे इसमें आपको कुछ भी हो, उसको किसी से एक लाइक जैसे भगवत गीता में होता है ना, मन, इसको काबू करो, उसको हमारे से मतलब नहीं होता है कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, उसको बस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। तो ये होता है आपका ईद। मैं आपको लाइव एग्जांपल के थ्रू इसको समझाती हूँ। लाइक अब जो ये कोलकाता रेप मर्डर केस था, उसमें जो वो एक्यूज था, जो आरोपी था, तो उसका मैं नाम भूल चुकी हूँ, जो था उसने क्या बोला कि उसको उसके ईद का कंट्रोल नहीं था। देखो हर एक, आपके अंदर भी सेक्सुअल अर्जीज है, मेरे अंदर भी सेक्सुअल अर्जीज है, मैं ये नहीं कह रही सबके अंदर सेक्सुअल अर्जीज हैं, बट जो वो कोलकाता जो रेप, वो जो
था हमारा एक्यूज था, तो उसने क्या किया, उसकी ईद की बात मैं बता रही हूँ, उसके ईद पर कंट्रोल नहीं था, ठीक है, उसका ईद पर कंट्रोल नहीं था। ईद क्या होता है, प्लेजरेबल होता है, जो प्लेजर प्रिंसिपल होता है उस पर डिपेंड होता है, उसको बस खाली प्लेजर चाहिए होता है। उस बंदे ने उस जो डॉक्टर के साथ अपना प्लेजर लिया, उसकी सेक्सुअल अर्जिस थी, उसने कंप्लीट की। अब उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस से कुछ मतलब नहीं था कि तेरे साथ आगे क्या हो सकता है, आपके पूरा देश अगेंस्ट हो सकता है, उसको कुछ मतलब नहीं था, ठीक है। अब उसको अब देखो कि कितना उसने लॉस किया है, खुद का भी लॉस किया ना। अब उसकी जो सेल्फ स्टीम है वो लो हो चुकी है कि मेरी जो इमेज है वो गिर चुकी है, अब मैं तो मतलब कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है, वो कुछ कर भी नहीं सकता है क्योंकि सोसाइटी में उसकी इमेज बहुत ही आपकी डाउन हो चुकी है, ठीक है। और देखो, और जो वहाँ स्टाफ होगा सबके अंदर सेक्सुअल अर्जीज होगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, हर हर एक इंसान के अंदर सेक्सुअल अर्जीज होती है, जिसके अंदर नहीं है फिर तो वो एक अलग ही कैटेगरी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की कैटेगरी में आ जाते हैं, जो मैस्लो की सबसे हाईएस्ट स्टेज होती है। तो अब उसके बाद आप देखो कि उन्होंने जो आपका ये काम किया, जिसको हम बोल सकते हैं ईद के बारे में, ये उसको किसी कॉन्सिक्वेंस से मतलब नहीं था। ईद में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है, जो उस एक्यूज ने उस डॉक्टर के थ्रू अपना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लिया, ओके। तो ये होता है ईद। ईद को किसी से कुछ मतलब नहीं है। लाइक मान लो मैं बीमार हूँ, ठीक है, मैं बहुत अच्छे तरीके से ईद का एग्जाम्पल दूंगी, और मेरा खाने का मन है पिज़्ज़ा, ठीक है, आई वॉन्ट टू ईट पिज़्ज़ा, ठीक है, मैं खाना चाहती हूँ, बट मैं बीमार हूँ, मुझे पता है कि हमेशा तू बीमार है, तेरी हेल्थ के लिए ये सही नहीं है, ठीक है, बट मेरा मन क्या कह रहा है, भगवत गीता, भगवत पूरी की पूरी भगवत गीता ना इसी पर डिपेंड है, हमारी ईद, ईगो, सुपर ईगो, इसी पर चलती है, इन्हीं तीन पॉइंट्स पर चलती है। और सिगमंड फ्रायड ने महात्मा गांधी की जो बुक थी और जो आपकी भगवत गीता था, जो इंडियन फिलोसफिकल जो फिलोसफी थी, उनका बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने उसमें हेल्प ली थी अपने रिसर्च में। तो उसके बाद मैं आपको क्या कह रही थी कि जो ईड था, ईड की बात कर रही हूँ, मैं गई, मैंने देखा यार मेरा पिज़्ज़ा बंद है, ठीक है, डॉक्टर ने मुझे मना कर रखा है कि देखो आपको बाहर की चीज़ें नहीं खानी। मैं गई, मेरे मन ने क्या बोला, हमेशा पिज़्ज़ा खाना है, हमेशा बस पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा। मैंने पिज़्ज़ा ले भी लिया, ठीक है, और मैंने उसको खा भी लिया। तो बाद में मेरी जो हेल्थ के साथ जो मेरी कंडीशन हुई होगी वो आप बता सकते हो कि हाँ भाई कैसे हुई होगी, क्योंकि बिकॉज मेरी एक चीज़ खिलाफ है कि हमेशा तुझे ये नहीं लेनी है, और आप उसके जा रहे हो, आप उसको ले रहे हो, आपने अपनी अपनी हेल्थ की कोई कंसिक्वेंसेस नहीं देखे हैं कि मेरी हेल्थ के साथ क्या होगा, बट आपने उस चीज़ को लिया, आपने उस चीज़ को इम्बाइब किया कि हाँ भाई मैं इसको लूंगी, ठीक है, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो मुझे भुगतने हैं ना, फिर मैं बाद में मेडिसिन खाऊंगी, फिर ये करूंगी। तो देखो, मन को थोड़े से प्लेजर के लिए, टेम्परेरी प्लेजर के लिए, वो फिर उसको परमानेंट सॉल्यूशन पर वो नहीं चाहता, उसको बस चाहिए फिर आपके साथ कुछ हो, उसको किसी से कुछ मतलब नहीं होता है। तो अपने माइंड को कंट्रोल करो, इससे यही हमें मिलती है सीख। ये होता है ईद, और ईद हमारे पूरे दिन में 90% यही काम करता है, मैं आपको बता दूं। 60,000 थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, अब तो इनका रेशियो और भी बढ़ा हुआ है, बट 60,000 थॉट्स में से आपके 5,000 थॉट्स आपके क्या होते हैं, आपके मान लो नेगेटिव होते हैं, यानी 5:6, यानी 5 थॉट्स आपके नेगेटिव हैं 6 में से, और 6 एक जो थॉट है वो आपका पॉजिटिव है। तो ये चीजें आप देखो, और जो ये 5 थॉट्स हैं ये सारे के सारे आपके ईद पर ही आपके डिपेंड होते हैं, यार ये खा ले, यार वो ड्रेस लेकर आनी है, यार उसकी शादी में मुझे ये पहनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो, वहाँ 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 वहाँ, ऐसे हमारे मन है ना बहुत ज्यादा चंचल होता है, ठीक है। तो वो जो मन होता है, वो जो चंचल होता है, उसकी वजह से ही ये सारे जो आपकी पर्सनालिटी जो डेवलप, जो बैरियर्स होते हैं, वो इस मन की वजह से ही और इस ईद की वजह से ही आपका होते हैं। बस उस मन को ही इन्होंने यहाँ ईद बोला है। अब आपको आया समझ?
ये समझ में आया, पर ईद का फुल फॉर्म क्या है? आईडी, ये ईदी है मैम। ईदी, मैम ये ईद होगा, ID ईद। ईद, हाँ तो ईद ये का इसको, एक मिनट, इसको हिंदी में बोलते हैं ईद, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इड। ईद, हाँ तो ईद का व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इट? मतलब आईडी ईद है, उसका फुल फॉर्म नहीं है कुछ, मतलब इट्स नॉट एन एब्रिविएशन। मुझे जहाँ तक, देखो मैंने इस चीज़ को खुद भी, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं जेन्युइनली रिप्लाई दे रही हूँ। मैंने आई थिंक इसका अभी तक रिसर्च नहीं किया है, मैं खुद ही शुरू से ईद पढ़कर, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, इसका इम्पल्सिव ड्राइव मिलेगा। ओके, नहीं, इसका इम्पल्सिव। आपको ये नहीं, मतलब इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, मैंने अभी गूगल मुझे किया। मुझे मुझे आईडी पता है एंड मोरालिटी, फुल फॉर्म नहीं है ईद, इसका। ईद का मुझे भी जहाँ तक लग रहा है इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है, बिकॉज मैं भी शुरू से ही, मेरे भी माइंड में एक बार ये क्यूरियोसिटी हुई थी कि हाँ भी इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म नहीं है। और मुझे जहाँ तक मैं अपनी बताऊँ, मुझे तो ये लगा था कि इम्पल्सिव ड्राइव होगा, बट इसकी फुल फॉर्म नहीं है। ठीक है, और मैं आपको सर्च करके मैम मैं आपको पक्का बताऊंगी इसके ईद के बारे में, मुझे और कुछ फुल फॉर्म मिली। बट आप ये बताओ, आपको समझ आया? हाँ हाँ, समझ में आ गया, पर आई जस्ट वांटेड, मतलब तो ज्यादा कनेक्शन होता अगर उसका फुल फॉर्म या उसका पता पता रहता तो एकदम से कनेक्ट हो जाता है ना फिर एक। मैम उन्होंने पर्टिकुलर इसको एक वो टैग दे दिया है कि ईद का ये होगा, बट इसका कोई फुल फॉर्म फुल नहीं है। फॉर्म नहीं है मैम, ये फुल फॉर्म करेक्ट, होती है तो यहाँ बुक्स में होता ना, साइड में मेंशन भी, करते, यस। है ना, मेंशन करके, इसकी फुल फॉर्म है ही नहीं। ओके, बट मैम समझ आया आपको? यस यस यस। ओके। अब उसके बाद हम बात करते हैं सुपर ईगो। देखो, सुपर ईगो हमें थोड़ा ना एथिकल होता है। वो हमें, जैसे हम कुछ, मान लो कि मैं किसी के घर चोरी करती हूँ, एक एग्जांपल, तो मेरा जो इनर वॉइस होती है, मेरा जो मन होता है, जिस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में हम रहते हैं कि नहीं चोरी करना बुरी बात है, तो ना मेरा जो अंदर की आवाज़ है वो मुझे बोलेगी कि अमीशा आप ये गलत करते हो, आपको ये गलत है, आपको ये चीजें नहीं करनी है। तो मेरा मन ना पीछे से एकदम ऐसे, मतलब मन नहीं, सुपर ईगो मुझे रोकेगी कि नहीं ये गलत है। वो ना हमें मोरल प्रिंसिपल्स पर डिपेंड होती है, जैसे वो प्लेजर प्रिंसिपल पर डिपेंड था, ये मॉरल प्रिंसिपल पर डिपेंड होती है। ये हमें मोरालिटी का व्हाट इज रॉन्ग और राइट ये पार्ट पढ़ाती है। ये सुपर ईगो होता है। ठीक है, ये मॉरल पुलिस इसको बोलते हैं हमारे। अब मान लो कि किसी को एक ऐसे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में है जो शुरू से ही चोर है, ठीक है, उसकी कंडीशनिंग ही ऐसी फैमिली में हुई है कि हाँ भाई तुझे चोरी करनी है, ये तेरा एक कर्म है, ठीक है, ये तुझे करना है, कंपलसरी है। तो उसके शुरू से ही थॉट्स माइंड में आए कि हाँ भाई मुझे, वही मैंने आपको बताया था ना, चाइल्डहुड में जैसा आप बच्चे को बताओगे आप वैसा ही वो सीखेगा। तो उसके लिए चोरी करना बुरी बात नहीं है, ठीक है, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में पला पड़ा हुआ है, वो इसी उसी में आपका, वो उसी से रिलेटेड आपके काम करेगा। ठीक है, ये होती है सुपर ईगो, जो आपको बताती है कि ये आपके लिए गलत है, ये आपके लिए सही है, आपको ये चीजें नहीं करनी है। तो ये चीजें आपकी बताती है सुपर ईगो। उसके बाद आता है आपका ईगो। ठीक है, ईगो में क्या होता है, ईगो ना बैलेंस करती है आपकी जो, ईद भी बोल सकते हो, ईद भी बोल सकते हो, जो आपकी ईद होती है, ईद, नोट ईद, ठीक है, इड और सुपर ईगो के बीच में आपको बैलेंस करते हैं ये आपकी। ठीक है, ये रियलिटी प्रिंसिपल पर ऑपरेट करती है, डिपेंड होती है कि भाई आपकी रियलिटी क्या है, आपको ये रियलिटी चेक देती है। ठीक है, अब मैं इसका बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाना चाहूंगी एक एग्जाम्पल के थ्रू इन तीनों चीजों को। मान लो आपको बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग करनी है, कि मेरा मन है कि भाई मुझे फास्ट ड्राइविंग करनी है, ठीक है, अब मैं फास्ट ड्राइविंग करूंगी। अब मेरा मन है, मैंने क्या बोला, मेरा मन है, मन है, यानी मन को तो मेरे, चाहे मेरा एक्सीडेंट हो कुछ हो, इसको तो लेना देना है नहीं कुछ, समझ रहे हो ना, इसके तो इसको कॉन्सिक्वेंसेस से कुछ मतलब है नहीं। मेरा मन है कि यार मैं ना बहुत ज़्यादा हॉर्स रफ ड्राइविंग करनी है मुझे, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट जिसको बोलते हैं ना वो ड्राइविंग करते हैं। ठीक है, मैं गई, तो मैंने, अब ट्रैफिक है,
तो मेरा मन क्या बोलेगा, अब मेरा मन है फास्ट ड्राइविंग का। ये अंदर से आवाज किसकी थी, ईद की। उसको किसी से कुछ मतलब नहीं, उसको खाली प्लेजर, मजा 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 चाहिए, ठीक है। बट अब मेरे मन ने क्या बोला, नहीं हमेशा ये तो गलत है भाई, आगे ट्रैफिक पुलिस भी है, ट्रैफिक रूल्स भी हैं। अब तो ये रूल्स को ब्रेक करेगी तो एक गुड सिटी, बीइंग अ गुड सिटीजन, ये तो गलत है ना। तो वो चीज किसने रोकी, वो चीज मेरे सुपर ईगो ने रोकी। सुपर ईगो क्या बताता है, व्हाट इज रॉन्ग और राइट फॉर यू, योर पर्सनैलिटी, ठीक है। तो अब उसने देखा कि हाँ यार ये चीज गलत है। फिर ईगो क्या बोली, फिर मेरे ईगो ने मुझे, ईगो को ना पुलिस भी बोलते हैं, ठीक है। जो आपकी मतलब उन दोनों का जो जो बीच में डिस्प्यूट होता है, अब ईगो ये बोल रही है, ईद ये बोल रहा है कि स्पीड में गाड़ी चला, जितनी हो सके उतनी स्पीड में चला। अब मेरा सुपर ईगो क्या बोल रही है, नहीं हमेशा गाड़ी स्पीड में नहीं चलानी है। क्यों नहीं चलानी है, क्योंकि आपको, आपका देखो लॉस हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। आप, ठीक है, मैंने उस गाड़ी को, मैं फिर स्टॉप की, बट मन नहीं मान रहा। तो ईगो ना बैलेंस करेगा। तो मेरा ईगो क्या बोलेगा, देख हमेशा हम ना एक काम करेंगे। तो मेरे मन में क्या आया कि हम एक काम करेंगे, मेरी ईगो ने बोला कि ना जहाँ बिल्कुल वैसा रोड होगा ना, जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, बी लाइन, जहाँ बिल्कुल बी लाइन वे होगा, बिल्कुल सीधा रास्ता होगा ना, हम वहां स्पीड में गाड़ी चलाएंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा ईगो। तो देखो मेरे जो ईद था, मेरे ईगो ने दोनों चीज को, मैंने ना तो रूल्स को ब्रेक किया, ठीक है, और ना ही मैंने अपनी जो ईद थी उसको भी सेटिस्फाई किया। तो ईगो का काम होता है दोनों के बीच में बैलेंस आपका एस्टेब्लिश। मैम, हाँ जी। बट आई थिंक होता तो है, बट कभी कभी हमारा सुपर ईगो काम नहीं करता। जब अगर किसी का इड बहुत ज्यादा मतलब पावरफुल हुआ, और लाइफ में भी देखते हैं जो लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं या फिर किसी भी चीज को, तो अगर वो कंट्रोल कर पाए तो आई थिंक काफी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे इड को कंट्रोल करने से। हाँ, नहीं होता है नॉर्मली लोगों सुपर ईगो का, जो बहुत ही ज्यादा एथिकल होते हैं ना, बहुत हम्म। ज्यादा मतलब जिनकी सोसाइटी में बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, या फिर एक सोशल इमेज अच्छी होती है, वो तो थोड़ा मान भी जाते हैं, थोड़ा क्या, वो उनका फिर भी सुपर ईगो ये रहता है कि हाँ भी एक सेल्फ स्टीम है। लेकिन जिसकी सेल्फ स्टीम ही लो है, सोसाइटी में कुछ उसकी वैल्यू है नहीं, तो उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट लो है, तो वो सुपर ईगो को इतना ज्यादा नहीं मानेगा, ठीक है। उसको तो बस खाली ईद ईद, प्लेजर 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 ये चाहिए होता है। या। आए समझ? यस मैम। ये कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? यस मैम। ओके। अब मैम, मैम, क्वेश्चन मैम। एक्चुअली हमने इसे ना फर्स्ट ईयर में भी कवर अप किया है, तो फिर ये बहुत अच्छे से क्लियर है। इड, ईगो एंड सुपर ईगो, ये सिगमंड फ्रॉइड की इसे 101 में था शायद, था 101 या 103 में। इनफैक्ट ओके। दो बुक में ये था कॉन्सेप्ट। हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत फेमस है ना ये थ्योरी। हाँ बोली बोली, हाँ हाँ क्लियर हुआ। सुपर ईगो, ओके, ईद और ईगो, या ओके, ओके। अब उसके थैंक बाद ये हमारे कॉन्शियस की 3 स्टेट्स में मैंने ईद, ईगो, सुपर ईगो बता दिया। अब उसके बाद कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड, तो ये तो आई थिंक आपको पता ही होगा, है ना, कि कॉन्शियस माइंड अवेयर रहना। और देखो हमें ना वाकई कॉन्शियस माइंड का फोकस, एबीसी कौन है, तो हमें ना बेसिकली जो हमारा जो ये होता है कॉन्शियस माइंड। एबीसी आई थिंक देविसा है ना, देविसा आप हो ना? नहीं, देवीसा तो ए है। तो एबीसी पता नहीं कौन है। यस मैम, मेरी सेकंड आईडी है। अच्छा ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, ओके, ओके। तो कॉन्शियस माइंड आपको पता होगा, प्रेजेंट में जो होती है वो रहना, अवेयर अवेयर रहना, करंटली जो हमारी अवेयरनेस होती है उस पर फोकस करना। अनकॉन्शियस माइंड में कहीं कहीं मतलब हमारा जो साइकी का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में देखो ईद जब 90% हमारा काम करता है, और हम हर एक चीज़ तो देखो अपनी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। अब मेरा ऐसा मन हो रहा है कि मैं किसी का मर्डर कर दूं,
अब मैं कर नहीं सकती हूँ, तो वो कहीं ना कहीं मेरे अनकॉन्शियस माइंड में फिट रहता है। तो 90% जब हमारे प्लेसरेबल हमारा ये ईद काम करता है, तो अनकॉन्शियस माइंड में हमारे बहुत ज़्यादा थॉट होते हैं, और ये लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारी साइकी का। अब प्री कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, ये फ्री फ्लोटिंग होता है, ठीक है, जितने भी स्टेट्स होती है उसमें, इसमें बेसिकली आपकी ईगो आती है। या आया समझ आपको? मैम ड्यूरिंग टू मेडिटेशन हम इसे ही कंट्रोल करते हैं क्या, अनकॉन्शियस माइंड को, ताकि उसमें उतने सारे थॉट्स ना आए, ऐसा ही बेसिकली होता है? हाँ, ठीक है। मेडिटेशन में पहले एक बार मैं इसको बताती हूँ आपको ना। ये जो तीनों चीजें होती है, ईद, ईगो, सुपर ईगो, या कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस, आपके प्री कॉन्शियस। कॉन्शियस में आपके आते हैं सुपर ईगो, अनकॉन्शियस में आपके आते हैं ईद, और प्री कॉन्शियस में आपके आते हैं ईगो। इस चीज को ध्यान रखना। तो इन तीनों चीजों के बीच में आपका रिलेशन है, आप बैलेंस अच्छे से कर पा रहे हैं, तो आप समझ लेना आपको, मतलब आपकी अच्छी वो है, मतलब आप बैलेंस करके इन तीनों में चल रहे हो, तो आपकी डेवलपमेंट होने के चांसेस हैं। बट इनमें आप बैलेंस नहीं है आपका, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनके बीच में, तो आपको ये इट कैन कोज अ लॉट ऑफ पेन। तो ये आपको बहुत ज़्यादा पेन आपका हो सकता है इसमें आगे जाकर। पर्सनैलिटी भी आपकी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होगी, आप इन तीनों के बीच में आपका जो ईड है, ईगो है, सुपर ईगो, इनमें बैलेंस होना बहुत आपका ज़्यादा जरूरी है। ओके, हाँ जी मैम, अब बोलो आप, निरंजना क्या कह रहे थे? मैम मैं यही पूछ रही थी कि जब मेडिटेशन हम लोग करते हैं तो मतलब जो थॉट्स है, मतलब कहते हैं ना कि हमें दिन भर में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए ना, ताकि हमारा मन शांत रहे और कॉन्शियसली हम चीजों को देख पाए। हाँ जी, और इंट्यूशन भी, अगर हम उस चीज को पा लेते हैं तो फिर हमें इंट्यूशन भी मिलते हैं, अगर वो चीज सिद्ध हो जाती है तो, मतलब अगर हम अपने मन को कंट्रोल कर पाते हैं तो। हाँ जी, हाँ जी। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, आपकी कोई भी, जब आप क्लिनिकल साइकोलॉजी जैसे मैं आपको बताती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, एग्जाइटी कब आती है आपको पता है? एग्जाइटी कब फील होती है? एंजाइटी, सॉरी, या हाँ जी, बोलिए मैम। एंजाइटी ज्यादातर तब आती है जब हम घबराए होते हैं या डरे घबराए होते हैं, या हैं? तो हम अनस्टेबल होते हैं, हमारा माइंड अनस्टेबल होता है। वो जो आप घबराते हो, वो जो आप अनस्टेबल होते हो, वो किसकी वजह से होते हैं? ऐसे थोड़े ना हो जाओगे। अ, सिचुएशन, इसमें केमिकल रिलीज होता होगा ना जब हम उस सिचुएशन में आते हैं, जैसे बॉडी शिवर करने लगता है किसी किसी को, मतलब अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। रूट राइट, कॉज क्या होती है? क्या मैम? उसकी जो रूट कॉज होती है वो क्या होती है, एग्जाइटी की कहाँ से आती है? माइंड से, एंजाइटी इज फ्रॉम माइंड। मैं आपको बताती हूँ। ओके। जो एग्जाइटी होती है, जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो, तब आती है, ठीक है। और आपका जो डिप्रेशन है, जब आप पास्ट के बारे में सोचते हो, तब आते हैं। पास्ट में आपकी बैड मेमोरीज, और फ्यूचर में आपकी इमेजिनेशन। यही तो दो चीजें आपकी जो मेन कॉज रूट देखे, इन्हीं दो चीजों की वजह से तो आप आज इतने अनस्टेबल हो। इफ मैं आपके माइंड से इमेजिनेशन को रिमूव कर दूं, मैं आपकी माइंड से मेमोरी को रिमूव कर दूं, एक चीज बताओ, मैं ऐसे एल्गोरिथम सेट कर दूं अपने माइंड में, आपके माइंड में, फिलहाल मैं अपने माइंड में तो मैंने कर ही रखा है कि हाँ, नो इमेजिनेशन, नो मेमोरीज, ठीक है। तो अब बताओ, आपकी लाइफ में ना तो मेमोरी है, ना आपकी लाइफ में क्या बोलते हैं इसको, मेमोरी के बाद आपका क्या होती है, ना ही आपकी लाइफ में इमेजिनेशन है। तो मुझे एक चीज बताओ, अब आप, आपकी लाइफ में मेमोरी नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, तो बचा क्या? खाली प्रेजेंट, है ना। मैं मेमोरी भी हटा दूं, मैं इमेजिनेशन भी हटा दूं, तो खाली प्रेजेंट। अब आप प्रेजेंट में रहोगे तो आप कितने अच्छे तरीके से आपकी जो, जिसको हम हिंदी में चेतना शक्ति बोलते हैं, कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, वो आपका इंक्रीज होगा ना। तो मेडिटेशन का फोकस यही होता है कि आप अपना सबसे
मैं ये नहीं कहते कि हाँ भाई आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो। ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप क्यों करते हो? ताकि आपका जो वो पैटर्न है फ्यूचर में सोचने का या फिर वो थोड़ा ब्रेक डाउन हो, और आप ब्रीथिंग पर हम फोकस करते हैं क्योंकि वो आपका एक प्रेजेंट मोमेंट है। ठीक है, आपकी कोई भी एक्सरसाइज हुई वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आती है। कोई भी आप योगा, योगा का मेन काम होता है प्रेजेंट मोमेंट में आना। आप मेडिटेशन करो या फिर आप कुछ हीलिंग एक्सरसाइज होती है वो करो, सबका मेन काम आपका प्रेजेंट में लेकर आना होता है। सारी चीजें ही फ्यूचर के बारे में सोचने से, मैम पास्ट की मेमोरीज पड़ी है, इन्हीं चीजों से आप परेशान रहते हैं। तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, अब एक क्लिनिकल साइकोलॉजी में थेरेपी भी है, एम्बिसिटी थेरेपी। ठीक है, माइंडफुलनेस कोग्निटिव थेरेपी इसको बोलते हैं हम। तो आप ये करोगे, उसमें क्या होता है, इस थेरेपी का आप यूज करो अपनी लाइफ में। इस थेरेपी को कैसे यूज करोगे? आप पानी पी रहे हो तो उसकी जो घूंट होती है उसको सुनने के 2-2 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं। पहले आप हार्डली, क्योंकि 50 सेकंड तक आप कॉन्शियस रह पाओगे, बट आप धीरे 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 प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका 1 घंटा भी हो जाएगा। फिर आप ना प्रेजेंट में रहना सीख जाओगे। जैसे पानी पी रहे हो तो पानी की जो सिप होती है उस पर ध्यान दो। मतलब आपको अपनी सेंसेस को एक्टिव करके रखना है। आप बैठे हो तो ये नहीं है कि आप देखना, जब आप बैठोगे ना आपको अपनी पंखे की आवाज भी नहीं सुनाई देगी, क्यों? आपका माइंड ही इतना बिजी है। तो आपकी जो फैन की वॉइस होती है उसको सुनो, बाहर की जो पक्षियों की जो चहचहाट होती है उसको सुनो। तो ये चीजें क्या होती है आपकी, ये भी एक तरीके से आपकी मेडिटेशन होती है, जब आप अपना सारा फोकस अपने जो करंट सिचुएशन होती है उस पर आप लगाते हो। बस खेल आपकी मेमोरीज का और आपकी इमेजिनेशन का, इन्हीं से डिप्रेशन होता है, इन्हीं से एग्जाइटी, फोबिया, ये सारी चीजें इन्हीं से आती है। यही रूट कॉज होती है, दो चीजें, इमेजिनेशन एंड मेमोरी। समझ आए? हेलो हेलो। यस yes मैम, yes अंडरस्टैंड। ma'am, yes ma'am. अब उसके बाद ये जो मैं आपको बताऊंगी, तो फ्लूइड था, उसने साइकोसेक्सुअल जो डेवलपमेंट की स्टेजेस थी वो भी आपकी दी थी। तो इन्होंने जो आपकी साइकोसेक्सुअल थी वो आपकी 6 स्टेजेस थी जो सबसे इम्पोर्टेंट थी। ये 4 स्टेजेस आपकी अच्छे तरीके से पास नहीं होती है। इफ द स्टेजेस आर नॉट सक्सेसफुली पास तो इट क्रिएट टेंशन, ये आपकी टेंशन क्रिएट करती है। वो क्या होता है कि मान लो कि एक सबसे ना लिबिडो होता है। लिबिडो, लिबिडो सेक्सुअल अर्ज होती है। देखो इसमें मैं सबसे पहले बता देती हूँ, इसमें 6 स्टेज है। ओरल स्टेज, इसको एक निमोनिक से हम याद करेंगे, OAPLG। ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज, जेनिटल स्टेज। ठीक है, लिबिडो जो होती है उसमें ये आपकी होती है सेक्सुअल अर्ज, इसमें होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है सेक्सुअल अर्ज, टोटल स्ट्राइविंग फोर्स इसको हम बोल सकते हैं सेक्सुअल अर्ज को। जो भी हम ह्यूमन एक्टिविटी है, जो एसेंस है, जो भी वो एक सेक्सुअल अर्ज है, जिसके बिहाफ पर हमारी पूरी पर्सनालिटी, हमारी पूरी डेवलपमेंट इसमें हमारी काम आती है। जो ये सेक्सुअल अर्ज होती है जिसको हम लिबिडो बोलते हैं, ये हमारी थ्रू आउट लाइफ तक हमारी चलती है। ठीक है, इसके ही बिहाफ पर हमारी पूरी पर्सनालिटी, हमारा पूरा डेवलपमेंट ये आपका होता है। ये टोटल स्ट्राइविंग फोर्स होते हैं। ओके, इन्होंने कुछ स्टेजेस दी हैं सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है, इसमें हम बॉडी पार्ट है, देखो इन स्टेजेस में, इन बॉडी पार्ट में ये जो एनर्जी है या स्टोर या काम करेगी, हर स्टेज में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड। देखो हमारे अंदर लिबिडो है, हमारे अंदर सेक्सुअल अर्ज है, तो वो जो सेक्सुअल अर्ज है वो हर स्टेज में, मान लो कि मैं स्टेजेस आपको बताऊंगी, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी ना आपकी स्पेंड होनी चाहिए हर स्टेज में। ठीक है, इफ अगर वो कम होती है ना तो फिक्सेशन होगा। तो ऐसी हो, फिक्सेशन कब होता है, जब ज्यादा कम होगी और जब ज्यादा आपकी बिल्कुल हाई अमाउंट में होगी।
तो ना वो जो लिबिडो, जो वो सेक्सुअल अर्ज होती है, हर स्टेज में आपकी बैलेंस होनी चाहिए, और इसी से हमारी पूरी पर्सनैलिटी आगे डेवलप होती है। और आपकी हर, जो मैंने भी बोला है कि ऐसे नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल ज़्यादा, और इतना भी होना चाहिए नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल कम, एक बैलेंस में आपकी होनी चाहिए। बट आपकी हर स्टेज में आपकी अच्छे तरीके से है, तो आपका फिजिकल आपको ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है तो ठीक है। इफ़ आपको फिजिकल ग्रेटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो ये आपका आगे जाकर इट मे बी क्रिएट टेंशन। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि नाम से ही आपको दिख रहा है साइको सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, जो इद होती है वो जन्म से होती है, ईगो होती है वो आपका 1.5 साल के बच्चे में डेवलप हो जाते हैं ईगो, ठीक है। और सुपर ईगो तो आपको पता है, वो तो हमारी इसमें 1.5 साल से फिर वो आपकी लाइफ टाइम तक ही चलती है सुपर ईगो। सबसे पहले हमारा आता है ओरल स्टेज। जो ओरल स्टेज होती है वो आपकी बर्थ से आपकी 18 महीने तक हमारी होती है, यानी 1.5 साल तक ये इसका टाइम पीरियड होता है ओरल स्टेज का। इसमें जो पूरी एनर्जी होती है ना, वो बच्चे की माउथ से डेवलप होती है, यानी जो लिबिडो होता है, लिबिडो यानी सेक्सुअल अर्जेस, ठीक है, वो इस एज में आपकी माउथ से डेवलप होती है। माउथ से बच्चा क्या करेगा, देखो हम साइको सेक्सुअल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें इन्होंने बोला है कि जो वो लिबिडो होता है, जो वो एनर्जी होती है, वो आपकी माउथ से डेवलप होती है। अब माउथ से कैसे डेवलप होगी, लाइक बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, मम्मी की जो भी उसकी मदर है सकिंग करेगा, या फिर आप उसकी चोइंग करेगा, तो वहां से उनकी जो लिबिडो है वो आपकी डेवलप होती है, सेक्सुअल अर्जीज है वहां से बच्चे की डेवलप होती है। और ये ओरल में कहाँ से आती है, ओरल स्टेज में 2 साल तक के बच्चे के जो सेक्सुअल अर्जीज है वो उनकी ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तब डेवलप होती है, सकिंग से डेवलप होती है, चूइंग से डेवलप होती है, जो ये आपके माउथ से आती है। यहाँ से वो गेन प्लेजर करते हैं, वो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं प्लेजर गेन करेंगे, सकिंग करते हैं तब प्लेजर, चूइंग करते हैं तब प्लेजर। अगर इनमें फिक्सेशन होता है, लाइक ब्रेस्ट फीडिंग उसकी हो नहीं पा रही है, उसकी सकिंग नहीं हो पा रही है, उसकी च्युइंग नहीं हो पा रही है, ठीक है, या फिर ज्यादा होता है, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए, तो फिर आगे चलकर वो क्या फिक्सेशन हो जाएगा पता, वो आगे चलकर क्या करेंगे, वो नेल बाइटिंग करेंगे, नाखून काटने लग जाएंगे, क्योंकि उनकी वहाँ डिजायर क्या नहीं हुई, उनकी वहाँ डिजायर उसकी कंप्लीट नहीं हुई है। अब वो जो डिजायर कंप्लीट नहीं हुई ना उनके अंदर, वो क्यों, लिबिडो तो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एक एनर्जी होती है, क्योंकि ये ही आपकी आगे जाकर आपकी पर्सनैलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इफ आपकी वहाँ उसकी कंप्लीट नहीं हुई है स्टेज में ये टास्क, तो आगे जाकर आपकी नेल बाइटिंग करेगा, और नेल बाइटिंग हमारी बॉडी लैंग्वेज का एक साइन होता है कि बंदा स्ट्रेस में है। आया मैम समझ अब आपको? हेलो, यस यस यस, ये तो मैं प्रॉपरली कनेक्ट कर सकती हूँ। ओके। तो उसके बाद हम बात करते हैं एनल एनल स्टेज के बारे में। ये फिर 18 महीने से लेकर 3 साल तक की एज में हमारा होता है। इसमें ना बच्चा जितनी भी जो सेक्सुअल अर्जिस होती है, बच्चे की जो लिबिडो जिसको हम बोलते हैं लिबिडो, वो आपकी आती है एनस, क्योंकि साइकोसेक्सुअल है ना, तो ये हमारी एनएस से आती है। अब एनएस में क्या होता है कि वो जो उसका यूरिनेशन होता है, या फिर जो आपकी टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, टॉयलेट ट्रेनिंग ब्लेडर, तो ना वो उनको कंट्रोल करना सीखता है, ठीक है। इफ वो वहां से मतलब जो उसके जैसे आपको मैं कैसे बताऊं, जो उनका ये क्या होता है, अरे यार उसको बोलते तो, मतलब जो उनका प्राइवेट पार्ट होता है उनके साथ खेलना, मतलब ये वाकई होता है बच्चों के अंदर, ठीक है। तो वो 3 साल तक के बच्चे को ना वो वहां से प्लेजर गेन करेंगे, जो उनके एनस होता है, उनकी सारी की सारी जो सेक्सुअल अर्जीज होती है, सारी की सारी जो सेक्सुअल एनर्जी होती है वो उनको एनस के थ्रू मिलती है।
ठीक है। फिर वो आगे जाके क्या करेंगे, फिर वो वहां से ये प्लेजर गेन करेंगे। इफ वहां उनको ये प्लेजर गेन नहीं हुआ तो वो क्या कर देंगे, पता है आपको? तो अब उनको कंट्रोल करना उन्होंने सीखा नहीं है, तो वो आगे जाकर जैसे ये क्या बोलते हैं इसको हम, टॉयलेट जो ट्रेनिंग होती है उनमें उनको दिक्कत होगी। ठीक है, तो क्यों, बिकॉज वो वहाँ उनको उनको ये जैसे बोलते हैं ना कि ये इसमें जो बोलते हैं बिस्तर में टॉयलेट कर देता है। वो क्यों? बिकॉज उनकी जो वो एनल स्टेज है वहाँ उन्होंने इतना ज़्यादा प्लेजर गेन नहीं किया। वो आगे जाके फिर जिसको बोलते हैं उनका जो नेगेटिव आउटकम ये होता है कि वो बाद में बिस्तर में टॉयलेट कर देते हैं। ओके, उसके बाद आपकी आती है फैलिक स्टेज। अब फैलिक स्टेज होती है 3 से लेकर 6 साल तक। इसमें क्या होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि ओडिपस एंड इलेक्ट्रा किस स्टेज में होते हैं। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो ओडिपस है या फिर आपका इलेक्ट्रा है वो आपकी जो ये किसकी थ्योरी है, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी में किस स्टेज में आते हैं, तो आप बोलोगे फैलिक स्टेज। ओके, क्वेश्चन ये आ सकता है कि कितना टाइम पीरियड होता है, देन आप बोलोगे 3 से लेकर 6 साल तक का आपका टाइम पीरियड होता है। इसमें पता है बच्चे के अंदर ना इलेक्ट्रा और ओडिपस ये आपके होता है इस एज में। इसमें ना मतलब सुपर ईगो डेवलप हो जाती है। मैंने बोला था ना, ईद जन्म से, ईगो 1.5 साल तक और सुपर ईगो आपकी 6 साल तक आपकी पूरी की पूरी डेवलप हो जाती है। उसके बाद ये लाइफ टाइम तक रहती है सुपर ईगो। इसमें क्या होता है, इसमें वो अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होगा। लाइक मान लो ओडिपस में क्या होगा, मेल चाइल्ड है वो फीमेल के प्रति हो जाएगा। यानी जो मान लो लड़का है तो उसका उसकी मम्मी के प्रति ज्यादा अटैचमेंट होगा। ठीक है, मतलब यहीं से 3 साल की एज में ही, 3 से 6 साल की एज में ही जो अपोजिट सेक्स होते हैं उनके ओडिपस में क्या होगा, जो लड़का है लड़के की अपनी जो उसकी मदर होती है उसके प्रति उसका अट्रैक्शन आपका बढ़ेगा। और इलेक्ट्रा में क्या होता है, जो आपका लड़की है उसका अपने फादर के प्रति उसका अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो यहाँ आपकी सुपर ईगो डेवलपमेंट होती है और इसी एज में वो आपका प्लेजर गेन करते हैं, यानी अपोजिट सेक्स के प्रति वो आपका अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब लेटेंसी स्टेज में क्या होता है, अब बच्चा 6 से लेकर 11 साल तक की एज में होता है। लेटेंसी आपका आया ये लेटेंट। लेटेंट का मतलब होता है छिपा हुआ, हिडन। इसमें भी बच्चे की ना बहुत लिबिडो होता है, सेक्सुअल अर्जेस होती हैं आपकी आपकी मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि इनको भी ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है। बट पता है इसमें क्या होता है, इस एज में ना ये स्कूल एज होती है 6 से लेकर 11 साल तक की। इस वजह से इसको हम लेटेंसी एज बोलते हैं। लेटेंसी एज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे की जितनी भी फीलिंग्स होती है, जितनी भी अनकॉन्शियस माइंड में सेक्सुअल अर्जेस होते हैं उसमें ना वो हिडन होती है। अब क्यों लेटेंट होती है वो मैं बताती हूँ। क्योंकि बच्चा इंटेलेक्चुअल फैकल्टी में बहुत ज्यादा इम्बेडेड होता है, क्योंकि उस यही एज उसकी खेलने की होती है। इसी एज में वो स्कूल में जाएगा, स्कूल का होमवर्क, एकेडमिक्स वगैरह, तो इन चीजों में ना वो इन ये क्या बोलते हैं, यही उनकी प्ले एज, ये स्कूल्स वगैरह, टीचर का होमवर्क, इन चीजों में इतना ज्यादा इम्बेडेड हो जाता है कि वो इस चीज को भूल जाता है। मतलब सेक्सुअल अर्जीज वगैरह को ये छिप जाती होती है इस एज में, इस स्टेज में भी होती है। बट इस एज में वो इतना ज्यादा लॉजिकल फैकल्टी या फिर इंटेलेक्चुअल फैकल्टी, होमवर्क, असाइनमेंट, पता नहीं कितना ये स्कूल का ये चीजें होती हैं, उसमें वो ज्यादा इंडल्ज होता है। और इंडल्ज होने की वजह से उसकी जो फीलिंग्स होती है वो आपकी लेटेंट हो जाती है। आई समझ? उसके बाद आपके आते हैं जेनिटियल स्टेज। फिर बच्चा बड़ा होता है, प्यूबर्टी से लेकर आपकी टिल डेथ उसका स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है सेक्स के लिए। ओके, कि हाँ भाई हमें नीड होती है सेक्स की वगैरह। और जो हम ये आज मैं इतना ही करवाऊंगी मैम आपको। हेलो, हेलो। यस मैम। यस मैम। तो
तो इसमें ये है भी ये कि जो ईगो डेवलप्स होती है, फिर इनको हम जैसे ईगो भी डेवलप होंगी, इनमें डिफेंस मैकेनिज्म बहुत बड़े हैं ये, कि हम अपने ईगो को डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू हम सेटिस्फाई करेंगे। तो वो थोड़ा अलग टॉपिक है, डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में मैं आपको दोबारा से एक अलग ही वीडियो में मतलब क्लास में आपको बताना चाहूँगी, ठीक है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस मैकेनिज्म। तो इसमें यही इन्होंने बताया था। और मानव इंडिया का तो ये है कि 25% लड़कियां और 8% लड़के अब्यूज्ड होते हैं, ठीक है, और सेक्सुअली अब्यूज्ड, ये हमारे इंडिया का डाटा है। तो इसमें सेक्स के बारे में हम बात कर रहे थे। जो आपको पता है एडोलेसेंस एज में कितनी ज़्यादा सेक्सुअल अर्जेस होते हैं, 21 साल, ये पीक लेवल पर होता है हमारी जो। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो बच्चे रिलेशनशिप में जाते हैं वो आपको कहीं ना कहीं उनको अपनी एक, हमारे यहाँ जैसे इथिकल होती है चीज़ें कि नहीं हमें ये नहीं करना, हमारे थोड़े सोसाइटी का कॉन्टेक्स्ट अलग ही है, तो ना हमारे यहाँ गलत माना जाता है उस चीज़ को। बट अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी या फिर देखें तो इस एज में बच्चे जैसे रिलेशनशिप वगैरह में जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं उनके जो मैंने अभी बताया है अनकॉन्शियस माइंड में उनकी जो फीलिंग्स वो होती है, हाइड होती है, लेटेंट होती है, ठीक है। वो जो फीलिंग्स उनकी लेटेंट होती है उसको एक एक तो एज ऐसी होगी तो उसको ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी ईद को सेटिस्फाई करने के लिए वो रिलेशनशिप में भी जाता है, ठीक है। और आप बहुत केसेस देख सकते हैं, जैसे सब ये बोलते हैं कि उसने मुझे यूज किया, उसने मुझे ये किया वो किया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जितने भी काम वो एक सेक्सुअल अर्जिस की वजह से ही होते हैं, ओके। हेलो, आपके कुछ क्वेश्चंस डाउट्स Yes, ma'am. आप पूछ सकते हैं मैम। और सेक्सुअल जो अर्ज होती है इसमें इतनी पावर भी होती है कि आप इससे कुछ बहुत बड़ा काम भी, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना कि आप बहुत कुछ बड़ा अचीव भी कर सकते हैं। मुझे ना, मैं कल आपको एक अमेरिकन वो बिजनेसमैन ही है, मैं उनकी कल एक मैंने रिसर्च पढ़ी थी, केस स्टडी, मैं उसके बारे में कल आपको बताऊंगी कुछ नया। तो उसमें कुछ ऐसा ही था कि सेक्सुअल अर्जिस की वजह से उस मैम, आप बंदे को, ओडोपस की बात कर रहे हो क्या? किसकी? ओडिपस कुछ ऐसे करके हैं, आप उनकी बात कर रहे हो क्या? नहीं, ओडिपस तो एक अलग था। ओडिपस नहीं, उसने ना कुछ ऐसा था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रही, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अमेरिका का है। उसने ना सेक्सुअल अर्जिस से अपनी मतलब कंपनी सेटअप कर दी थी बहुत बड़े लेवल पर। उसने उसने एक ऐप भी लॉन्च, पता नहीं कब, सीईओ है वो, पता नहीं, मैं भूल चुकी हूँ, बहुत पहले पढ़ी थी मैंने। बट हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सेक्सुअल अर्जिस जो ये लिबिडो होता है ना, इससे ये अच्छी, इसको हम जगह चैनलाइज करें तो हम बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि हाँ नेगेटिव है, नेगेटिव है, नहीं, ये नेगेटिव नहीं होती है। आप इसको पॉजिटिव वे में चैनलाइज करें तो आप बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हैं इससे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कुछ समझ आया आज का टॉपिक? यस मैम, क्लियर है। Yes, क्वेश्चन yes, मैम? yes, ma'am. Yes. So only they say ना कि मतलब even why psychosexual उनका नाम रखा है, because even this sexual requirement also comes under basic needs ना, unless and until it is not satisfied. इसलिए ओशो में भी तो ये कहते हैं ना कि unless and until you are not out of it, you cannot attain the means you पोटेंशियल। cannot achieve God. Yeah, या means you या cannot achieve God. या हाँ, ओशो की तो सारी, ओशो को तो सेक्स गुरु बोला जाता है।
उसका रीजन है ही इज वर्किंग ऑन अ साइकोपाथ एंड मोर ऑन द साइकोसेक्सुअल डिपार्टमेंट. ही वाज वर्किंग मोर ऑन दैट टॉपिक बिकॉज ऑफ दैट. ओके. मैम आप इस रिकॉर्डिंग को प्राइवेट करके शेयर करना. हाँ जी, मैं यही करूँगी. कर दूँ? मिडिल में आपने क्या बोला? सॉरी. मैंने बोला कि प्राइवेट करके, क्योंकि जो पेड नहीं है फिर उनको क्योंकि देने का मतलब फिर इन्फ्लुएंस करना कोई मीन नहीं रह जाएगा ना, तो इसलिए प्राइवेट जैसे आफरीन मैम करती है ना, प्राइवेट करके शेयर करती हैं, देन फिर बस पेड क्लास वालों को ही मिलती है. हाँ, करेक्ट रिकॉर्डिंग करेक्ट. सारी पेड क्लास वालों को ही मिलेगी. ऐसे मैं नहीं दूंगी अपनी रिकॉर्डिंग. ये यूट्यूब पर डाल दूँ? यस मैम, पहले मतलब